तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएमटीसी के बारे में। एमएमटीसी यानी कि मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कंपनी ऑफ इंडिया। तो ये जो कंपनी है ये ट्रेडिंग सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम इस कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अगर हम बात करें एमएमटीसी यानी कि मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये जो कंपनी है ये भारत के 2 हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर कंपनियों में से एक है और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1963 को हुई थी। और अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में स्थापित है और इसका जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये जो कंपनी है ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स जैसे कोल, आयरन और एग्रो और इंडस्ट्रियल के प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है और साथ ही साथ अन्य इंडस्ट्रीज के लिए फेरोस एंड नॉन फेरोस मेटल्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है। और इस कंपनी के पास एक वास्ट जो है एक बिजनेस नेटवर्क भी है। और अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो इस कंपनी के अंडर में जो है वो लगभग 700 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। तो अगर हम इस कंपनी के सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें, तो इसका जो रेवेन्यू है वो इतना अच्छा खासा नहीं है, क्योंकि 2019 में इसका जो रेवेन्यू था वो है 29,440 करोड़। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें 2022 और 2023 में इसका जो रेवेन्यू है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। अभी अगर हम 2023 की बात करें वो है 3,528 करोड़, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू 2019, 2020, 2021 और 2022। और रेवेन्यू हो, चाहे प्रॉफिट हो और चाहे नेटवर्थ हो, ये जितना ज़्यादा ईयर ऑन ईयर राइज होता रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसका जो रेवेन्यू है वो ऊपर जाने के बजाय यानी कि राइज होने के बजाय नीचे गिरता जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो चलिए इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो 2019 में इसका जो प्रॉफिट था वो है 109 करोड़। फिर 2020, 21 और 2022 में इसका जो प्रॉफिट है वो माइनस में रही है, यानी कि इन सालों में इस कंपनी को लॉस का सामना करना पड़ा था। फिर अगर हम 2023 की बात करें तो वो है 1562 करोड़। तो चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्थ की। तो 2019 में इसका जो नेटवर्थ था वो है 1269 करोड़। फिर 2022 में इसका जो नेटवर्थ है वो माइनस में रही है, वो है 148 करोड़। उसके बाद अगर हम बात करें 2023 की, तो वो है 1412 करोड़। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। तो सबसे पहले अगर हम एमएमटीसी के अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो वो है 10,302 करोड़। और अगर हम उसके बाद बात करें पी रेशियो की, तो इसका जो पी रेशियो है वो है 6.59। और पी रेशियो जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, पर ऐसा नहीं है कि जिन भी पी कंपनीज़ का पी रेशियो ज़्यादा है वैसे कंपनीज़ में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बेसिकली हमें पी रेशियो के साथ साथ जो है कंपनी के ईपीएस ग्रोथ को भी देखना चाहिए लास्ट 4-5 ईयर्स के। तो अगर हम इसके ईपीएस ग्रोथ को भी देखें, 5 ईयर्स में लगभग 47.9% एवरेज के आसपास इसका जो ईपीएस है वो राइज हो रही है। और अगर हम लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो वो है 48.1% के एवरेज के आसपास इसका जो ईपीएस है वो राइज हो रही है, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि मान लीजिए किसी कंपनी का तो है पी रेशियो अगर कम है, पर साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर उसका अगर जो ईपीएस है वो गिरता जा रहा है, तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। पर अगर मान लीजिए किसी कंपनी का पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई है, पर फिर भी उसका जो ईपीएस है वो ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी राइज हो रही है, तो वैसे भी अगर उस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपको फ्यूचर में एक अच्छी खासी जो है रिटर्न मिलने का जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें पीबी रेशियो की, तो इसका जो पीबी रेशियो है वो है 7.30, यानी कि इसका जो पीबी रेशियो वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई है। पीबी रेशियो जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और अगर 1 से भी कम हो तब तो और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? बेसिकली अगर किसी कंपनी का जो पीबी रेशियो अगर 1 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो कंपनी है वो उसका जो एक शेयर प्राइस है वो उसके बुक वैल्यू पर शेयर से भी कम के प्राइस में मिल रही है। पर अगर हम बुक वैल्यू को देखें तो वो है 9.41, और अभी जो ये कंपनी ट्रेड करी है लगभग 66 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करी है, जो 9.41 से ज़्यादा है, और इसीलिए इसका जो पीबी रेशियो है वो 1 से ज़्यादा है। अगर हम उसके बाद हम बात करें इंडस्ट्री पी की, तो इसका जो इंडस्ट्री पी है वो है 49.09%। और अगर किसी कंपनी के जो है अगर
कंपनी के पी रेशियो अगर उसके इंडस्ट्री पी से कम हो तब तो उसे अच्छा माना जाता है। क्यों? बेसिकली इससे ये हमें पता चलता है कि वो जो कंपनी है वो उसके इंडस्ट्री के भी पी से कम के पी में वो कंपनी का जो है शेयर प्राइस हमें मिल रही होती है। अगर उसके बाद अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी भी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो है 0.14, और यानी कि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो तो अच्छी खासी है। डेट टू इक्विटी के साथ साथ हमें करंट रेशियो को भी देखना चाहिए, जो हमें ये बताती है कि किसी कंपनी के पास करंट एसेट्स कितना है एज़ कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़। अगर किसी कंपनी के पास कंपनी का जो करंट रेशियो है वो अगर 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास करंट एसेट्स ज़्यादा है, और अगर 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास जो है करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो अगर हम इसके करंट रेशियो को देखें तो वो है 1.48, यानी कि इसके पास जो है करंट एसेट ज़्यादा है। पर फिर भी अगर किसी कंपनी के करंट रेशियो जो है वो अगर 2 या फिर 2 से ज़्यादा है तब उसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पर इसका जो करंट रेशियो वो 2 या 2 से तो ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी इसके पास जो है करंट एसेट से ज़्यादा है। करंट रेशियो के बाद अगर हम बात करें पेग रेशियो की, पेग रेशियो भी हमें किसी कंपनी के शेयर प्राइस सस्ती है या महंगी वो बताने का काम करती है। बेसिकली पेग रेशियो यानी कि प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो हमें ये बताती है कि कंपनी अपने अर्निंग ग्रोथ के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड। अगर किसी कंपनी का जो है पेग रेशियो 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है, और अगर 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। तो अगर हम इसके पेग रेशियो को देखें तो वो है 0.64, यानी कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है, यानी कि सस्ता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें आरओई की, आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो इसका जो आरओई है वो है 29.09%। और अगर उसके बाद अगर हम साथ ही साथ बात करें आरओसी की, आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसका जो आरओसी है वो है 23%। और आरओई और आरओसी 20 से अगर ज़्यादा हो तब तो उसे और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और इसका जो आरओई और आरओसी दोनों ही 20 से ज़्यादा है, जो कि बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं ईपीएस की, इसका जो ईपीएस है वो है 2.06। उसके बाद अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0%। अगर और डिविडेंड यील्ड भी जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? जिन भी कंपनीज का डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होता है तो वैसे कंपनीज जो है आपको फ्यूचर में एक अच्छी खासी जो डिविडेंड पे कर सकती है। तो अगर उसके बाद हम बात करें बुक वैल्यू, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, इसका जो बुक वैल्यू है वो है 9.41। तो उसके बाद अगर हम देखें फेस वैल्यू की, तो इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 1। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो इस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो शेयर्स है वो प्रोमोटर्स के पास है 89.93%, और किसी कंपनी के प्रोमोटर्स के पास अगर 45% से ज़्यादा शेयर मौजूद है तो ये गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि बेसिकली कंपनी के प्रोमोटर्स अपने पास ज़्यादा शेयर्स तभी रखते हैं जब उनको पता हो, उनको लगता हो कि उनका जो कंपनी है वो फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में बेसिकली हम 2 चीज़ों का हमें जो है खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कंपनी के पास करंट एसेट ज़्यादा है कि नहीं एज़ कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़, क्योंकि हमने ऑलरेडी करंट रेशियो में भी देख लिया था कि इस कंपनी के पास जो है करंट एसेट से ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो करंट रेशियो है वो 1 से ज़्यादा था। और अगर उसके साथ साथ ही हमें देखना चाहिए कि उस कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितना है एज़ कम्पेयर टू टोटल लाइबिलिटीज़, और टोटल एसेट्स ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू टोटल लाइबिलिटीज़। अगर हम टोटल यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करें इस कंपनी के, तो इसका जो करंट एसेट्स है वो है 3288 करोड़, और अगर हम करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो वो है 2217 करोड़। तो उसके बाद अगर हम बात करें टोटल एसेट्स की, तो इसका जो टोटल एसेट्स है वो है 3677 करोड़, और जो टोटल लाइबिलिटीज़ है वो है 2266 करोड़। यानी कि इस कंपनी के पास टोटल एसेट्स भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टोटल लाइबिलिटीज़। तो अगर 2022 की अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो इसके पास जो टोटल एसेट्स थे वो थे 4783 करोड़, और जो टोटल लाइबिलिटीज़ थे वो थे 4931 करोड़। यानी कि 2022 में इस कंपनी के पास टोटल जो है लाइबिलिटीज़ ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू टोटल एसेट्स, जो कि अभी कम हो गया है, जो कि बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च ज़रूर करिएगा।